बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 5.32 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5.33। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, इन इन्वेस्टर कैन अर्न 9.1% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, डिटरमिन विच ऑप्शन ही शुड प्रेफर। अब अगर यहां पर गौर से देखें ना, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जहां से रिटर्न ज्यादा मिलेगा ना, हम वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो 9.1% इज ग्रेटर देन 9। तो अगर हम लोग कंपाउंडिंग के फैक्टर को जरा एलिमिनेट भी कर दें तो लाजमी बात ही हम ऑप्शन 1 को चूज कर लेते। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ऑप्शन 1 के साथ कंपाउंडेड और ऑप्शन 2 के साथ कंपाउंडेड, तो हम लोग इतना क्विकली डिसीजन नहीं ले सकते। जब आपके पास रेट्स, नॉमिनल रेट्स भी डिफरेंट हो और उनकी कंपाउंडिंग भी डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा डिसीजन मेकिंग होती है इफेक्टिव रेट के मुताबिक। आपने दोनों के इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने थे। तो फर्स्ट का 9.1 का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 1 प्लस 9.1% डिवाइडेड बाय रेज टू पावर -1। यहां से जाके हम लोग इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, विच इज 9.31। इसी तरह से 9% के मुताबिक हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 -1 इज इक्वल टू 9.38। And the answer is 9.38। अब अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आंसर आ रहा था 9.30 समथिंग था, तो हमने राउंड ऑफ करके 31% कर दिया। यहां पर आंसर आ रहा है 9.38%। आप इन्वेस्टर हैं तो आप कौन से ऑप्शंस को चूज करेंगे? ऑप्शन 2, 9% कंपाउंडेड मंथली में जाकर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, city, the population of a city is 8 million on January 1st 2010। तो 2010 शामिल हो जाएगा इसमें, क्योंकि 2010 का बिल्कुल स्टार्ट है हमारे पास। फिर कहते हैं पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 2%। तो इसके ऊपर वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू वाले फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो। इसका फार्मूला कौन सा आ जाएगा? अब पी की वैल्यू, अब देखिए भाई 8 मिलियन ऑप्शन में भी मिलियन, तो आप इसको 8 ही रहने दें, कंप्लीट अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। 8 ई रेज टू पावर आर मल्टीप्लाइड बाय टी। अब टी देखें, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑन January 1st 2015। तो अब 15 शामिल नहीं होगा क्योंकि January 1st है। तो 2010, 11, 12, 13, 14, तो टोटल आप लोगों के पास ये 5 इयर्स बन जाएंगे। तो यहां पर t इज इक्वल टू 5, देन द आंसर इज जी, आपके पास ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अ ट्रस्ट फंड फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन इज बीइंग सेट अप। अच्छा भाई, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि ये कौन सा फंड है। कभी ट्रस्ट फंड है, कभी सेविंग अकाउंट है, कभी सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड का अक्सर वर्ड यूज कर लेगा। कुछ भी इस किस्म का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं चाइल्ड एजुकेशन इज बीइंग सेट अप बाय अ सिंगल पेमेंट so that at the end of 10 years there will be rupees। अब एट द एंड ऑफ 10 ईयर ये अमाउंट होनी चाहिए, तो ये अमाउंट हमारे पास फ्यूचर की वैल्यू है।
फिर कहते हैं इफ द फंड अर्न्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट ऑफ मनी शुड बी पेड इनटू फंड इनिशियली, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने बतानी है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली ये देखें, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। आपके पास फ्यूचर वैल्यू 240,000 इंटू 1 प्लस 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली रेज टू पावर। अब देखो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तो मैं इधर माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस, उसके बाद आप देखिए हमारे पास टाइम कितना आ रहा था 10 ईयर्स, तो -10 मल्टीप्लाइड बाय m एंड द आंसर इज 109,532। ये आपके पास आंसर बन गया। ऑलराइट, अच्छा इसी तरह देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन, फ्यूचर वैल्यू गिवन, कहते हैं इन 10 ईयर्स, ये टी की वैल्यू आ गई, तो आप लोग व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी इन्वेस्टेड गिवन दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, तो ये आर की वैल्यू एम को 2 रखते हुए आप लोग फाइंड करके दे सकते हैं। इसी तरह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना है आपके पास, आपने इफेक्टिव बताना है, 37 हो जाएगा। इसी तरह आप 5.38 फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू, ये भी हो जाएगा। 5.40 पर आ जाए। A car was moving at a speed of, ये स्पीड है, उसके बाद कहता है when brakes were applied। अब देखो जो करंट स्पीड है, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास है 135 किलोमीटर, जबकि इसके बाद ब्रेक्स वर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द कार रिड्यूस्ड टू, अब ब्रेक लगाने से पहले वैल्यू, ब्रेक्स लगाने के बाद की वैल्यू, तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू है। ऑलराइट, फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इन 5 सेकेंड्स, तो ये आपके पास टी है, टाइम ड्यूरेशन, 5 सेकेंड्स में वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम, तो हम लोग नेगेटिव साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कहते हैं फाइंड रेट ऑफ, अब भाई इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा ना आप लोगों को, क्या आप लोग कहें कि सर वो रेट ऑफ डिक्लाइन आ गया, तो हमें मतलब आर की वैल्यू है, चाहे वो ग्रोथ रेट कह दे, डिक्लाइनिंग रेट कह दे, इंटरेस्ट रेट कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आर की वैल्यू है आपके पास इन द स्पीड ऑफ द कार पर। अच्छा ये आपके लिए आसानी पैदा हो गई कि जो मैंने रेट बताना है ना वो पर सेकंड के हिसाब से बताना है, तो टाइम भी मेरे पास इन सेकंड, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इफ द परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर ई सेकंड वाज द सेम। अच्छा अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 माइनस r% रेज टू पावर t, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस r% रेज टू पावर t। अब रेट भी इन सेकेंड्स और टाइम भी इन सेकेंड्स, किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है, 135 इंटू 1 प्लस माइनस x% रेज टू पावर, आंसर इज 20.37%। ये आंसर आ गया आपके पास। अब यार ये वो सिचुएशन थी जिसमें हम लोग नेगेटिव साइन का फार्मूला यूज कर रहे थे। 5.415 5.42 पर आ जाए। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, अब जरा मिक्सचर की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन,
अब जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों यूज होंगे। कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर एट इज द सम इज। अब देखें, अगर सेम अमाउंट हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सेम टाइम ड्यूरेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा या सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और जो डिफरेंस है पॉजिटिव में है, तो इक्वेशन बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन रही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? प्रिंसिपल इंटू 1+6% रेज टू पावर -1 माइनस P इंटू 6% मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 110.16। अब यहां पर P की जगह पर आप लोग x पुट कर देंगे तो आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट करें, 10,000। क्वेश्चन समझ आ गया होगा सब बच्चों को। नेक्स्ट, what will be the difference in compound interest on 50,000 12% for 1 year when the interest is paid yearly and, तो दोनों में कहते हैं इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आएगा। क्या सब चीजें सेम है, सिर्फ रेट की कंपाउंडिंग को चेंज कर दिया गया है। तो आप बताएं कि अगर रेट सेम हो लेकिन एक बैंक आपसे चार्ज कर रहा हो ईयरली कंपाउंडिंग एनुअली, दूसरा कंपाउंडेड सेमी एनुअली हाफ ईयरली, तो ज्यादा इंटरेस्ट किसका होगा? सेमी एनुअली वाले का। तो आप लोग सबसे पहले सेमी एनुअली वाले को देखो, 50,000 इंटू 1+12% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 -1। ये सेमी एनुअली से आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। जरा कैलकुलेट करें क्या अमाउंट आ रही है। सेमी एनुअली से इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है? 6 क्या? 618। आप क्या कह रहे हो? 50,000 इंटू 1+12% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 -1। आंसर इज 6180। अब हम लोग इसको करेंगे ईयरली पेयर। तो जब ईयरली करेंगे तो हमारे पास यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1, तो आंसर आ रहा है 6,000। अब हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? तो जाकर 180 को टिक कर। ओके, नेक्स्ट वन इज sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch rupees 482 more। इसका क्या मतलब? इंटरेस्ट के अमाउंट है कि इससे 482 रुपीज हमें ज्यादा मिलेंगे if the interest was payable half yearly than if it was payable annually the sum is। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस हमें बता दिया गया था, डिफरेंस पूछा गया था तो हमने वो बता दिया। जहां पर डिफरेंस हमें खुद बता दिया और कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बताएं। अब देखें रेट की कंपाउंडिंग क्या हो रही है हमारे पास, एड, तो लानी बात है हाफ ईयरली से इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा आएगी। कहते हैं हाफ ईयरली से 482 इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, जैसे ऊपर 180 आया था हमारे पास। अब इसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल इंटू 1+20%
डिवाइडेड बाय हाफ ईयरली है तो 2 रेज टू पावर, अब 2 ईयर्स था तो 2 इंटू 2 -1। आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें से अगर माइनस कर दें कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस 20% रेज टू पावर 2 -1, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 482। अब यहां से जाकर आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। करें जरा फाइंड, प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ रही है आपके पास? एंड द आंसर इज 20,000। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 5.45, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज। अब देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टाइम आ गया, हम लोग प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। फिर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अच्छा, यहां से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, उस प्रिंसिपल पर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर डबल द टाइम। पहले टाइम कितना था? तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में 4 साल ले लेंगे। एंड हाफ द रेट, पहले रेट कितना है? अब सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में 5% ले लेंगे, और हम लोगों ने उसे सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 10%। अब कंपाउंडिंग की बात नहीं की गई तो कंपाउंडिंग एनुअली, रेज टू पावर 2 -1। अब यहां से प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड करें। P इज इक्वल टू 25। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, 2500 इंटू 5% इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 500। ये क्वेश्चन इस तरह से था। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में सिंपल और कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट शामिल हो गए। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज अ शॉपकीपर sold goods worth ₹3 million in 2008। ये प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इफ ही एबल टू इंक्रीज ही सेल्स बाय। अब जब सेल्स में इंक्रीज डिक्रीज आ जाए या प्रॉफिट्स में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होगा। 15% इन विच ईयर ही वुड अचीव एनुअल सेल्स ऑफ। अब ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है, टाइम हमने बताना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 15% रेज टू पावर टी, देन टी इज इक्वल टू। अब यहां पर जाकर देखें कि टी की वैल्यू क्या आ रही है, 15.16, मतलब 16th ईयर बन रहा है अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास 16 और 8 से शुरू किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा 2024। 8 ईयर में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, उसको मजीद 16 साल लगेंगे। 16th ईयर में जाकर इसने अपना 25 मिलियन का प्रॉफिट पूरा करना है। तो हमारे पास इसमें अगर हम ये ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 2024। ऑल राइट, हाउ मच शुड एन इंडिविजुअल डिपॉजिट नाउ टू yield rupees this at the end of 5 years 9% compounded half yearly? कर लेंगे फाइन। 5.48, a person deposit 100,000 in the bank for 3 years। टाइम का पता चल गया, प्रिंसिपल अमाउंट। बैंक पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर and at the rate of 12% per annum compounded quarterly during the last 2 years। his balance after 3 years is। अब ये है हमारा एक न्यू टॉपिक जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके फार्मूलाज अभी हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो इसके फार्मूलाज आपको बताता हूं। यूजिंग
different rate of interest in different time duration। इससे पहले आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करते थे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और सपोज अगर आपने 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट की है तो 10 साल तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था, तो हम उसकी जाके फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते थे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, सिंगल अमाउंट की ही इन्वेस्टमेंट की, स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही की। 10 साल के लिए सपोज अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो फर्स्ट के 6 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, और लास्ट के 4 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को जाके डिटरमिन करना है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के साथ चलेंगे। सिचुएशन कुछ आपके पास इस तरह से बनती है। ये है हमारे पास टाइमलाइन, जहां पर अगर आप लोग देखें जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, ये है जीरो टाइम ड्यूरेशन। यहां पर मिलती है हमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, ये होती है हमारी मैच्योरिटी डेट। मतलब हमने कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की, से दैट फॉर 10 इयर्स। यहां पर आपको मिलेगी इसकी फ्यूचर वैल्यू। अब इस टोटल टाइम ड्यूरेशन को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं। से दैट हम लोगों ने कहा कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 6 इयर्स पर। 0 से लेकर 6 इयर्स तक एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिसे हम लोग R1 कह देंगे। और 6 ईयर से लेकर 10 इयर्स तक एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसे हम R2 कह देंगे। ये सिचुएशन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में भी हो सकती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हो सकती है। इवन के ना सिर्फ रेट चेंज होगा बल्कि रेट की कंपाउंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है, कि फर्स्ट 6 इयर्स के लिए हम लोग कंपाउंडिंग मंथली पर थे, लास्ट के 4 इयर्स के लिए हम लोग कंपाउंडिंग क्वार्टरली पर हैं, और वाइस वर्सा। कुछ इस किस्म की सिचुएशंस आपके पास आ जाएंगी। अब हम लोगों ने अगर इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी हो, इसमें फ्यूचर की वैल्यू फाइंड करनी हो, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो, तो उसके फार्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों ने फार्मूलाज को डिस्कस किया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट की अमाउंट। अब सबसे पहली हमारी डिस्कशन होगी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना हो, इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा I इज इक्वल टू P। अब देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट पर होगी, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो। अप्लाई कौन सी वैल्यू पर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ऑल राइट। अच्छा, फिर इनका टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आएगा, कि R1 हम कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं और R2 हम कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो R1 के लिए जो टाइम होगा उसे हम कहते हैं T1, और वो T1 कितना है हमारे पास, 6 ईयर। इसी तरह से R2 के लिए जो टाइम ड्यूरेशन हम यूज कर रहे हैं वो 6 ईयर से लेकर 10 इयर्स तक है। इस टाइम को हम लोग कहेंगे T2, और T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 4 इयर्स। कि R2 सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अरसा यूज हुआ, वो T2 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो इसका फार्मूला वैसे अगर आप लोग देखें, सिंपल फार्मूला क्या था, I इज इक्वल टू P/T। अगर सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंगल टाइम ड्यूरेशन हो तो I इज इक्वल टू P/T।
लेकिन जब मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन आ जाएं, तब हम लोग पी को ले लेंगे कॉमन, साथ में हम लोग लिखेंगे R1 मल्टीप्लाइड बाय T1, फिर इसमें ऐड कर दें R2 मल्टीप्लाइड बाय T2। अब अगर कोई तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ऐड कर दो R3 मल्टीप्लाइड बाय T3, कोई फोर्थ वन हो तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग इसको यूं कर लेते हैं कि इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू रखना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस सो ऑन। ऑलराइट। अच्छा, और अगर फ्यूचर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो फ्यूचर की वैल्यू फाइंड करने का वैसे बेसिक फार्मूला हमारे पास था P इंटू 1 प्लस R D, ये हमारे पास फार्मूला हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास ये फार्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस RT। अब यहां तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि अब R और T डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस, इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए R3 T3 तो वो साथ में हम लोग मेंशन कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? ये फार्मूलाज आपने याद कर लेनी है। अब बेसिक ये दो फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर यहीं से प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला हमने बनाना हो तो क्या बनेगा, ये है सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज। अगर हम लोग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करें इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। किसी को प्रॉब्लम? एक नजर जरा इनको फिर से देख लें अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला था वो देखिए वो कुछ इस तरह से था, 1 प्लस R ओवर M रेज टू पावर इनटू M। अब R डिफरेंट है, उसकी कंपाउंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, R1, इसकी कंपाउंडिंग को नाम देंगे, ये जिस टाइम ड्यूरेशन में यूज हो रहा है, T1 मल्टीप्लाइड बाय M। ये बात क्लियर? अच्छा, फिर जितने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतने ही आपने ये फैक्टर अप्लाई कर देने हैं। 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय M2 रेज टू पावर T2 मल्टीप्लाइड बाय M2, और इसको कंटिन्यू रखना जब तक कि आपके पास ये डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हो। अच्छा, मोस्टली आपके पास ना दो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे डिफरेंट, या ज्यादा से ज्यादा भी हो गए तो तीन, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। तो मतलब एक और फैक्टर इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, और एंड पर जाकर आपने -1 कर देना है। ये बन गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास होगा S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 M1 इंटू T1 मल्टीप्लाइड बाय M1। अब यही फैक्टर मल्टीप्लाई होता जाएगा, R2 M2 रेज टू पावर T2 इंटू M2 मल्टीप्लाइड बाय so on, and the principal amount is, क्योंकि बहुत कम हम लोग इस तरह यूज कर रहे होते हैं, हम मोस्टली फ्यूचर वैल्यू का ही फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू की मदद से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो सिर्फ
जो पावर होती है ना हमारे पास वो नेगेटिव में चली जाती है। 1 + R1/, इंटू -T1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + R2/M2 -T2 इंटू M2। हाँ जी, इन फार्मूलाज को जरा अच्छे से देख लें और अपने पास नोट भी कर लें। नोट कर लिया सब बच्चों ने? अच्छा भाई, अब आप लोग देखें कि ऐसा हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए, टाइम ड्यूरेशन बताए और फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल और फ्यूचर बता दे, कोई एक रेट मिस कर दे, कोई एक टाइम ड्यूरेशन मिस कर दे, तो आप लोग वहां पे जाके एक्सपोर्ट कर देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दें। 5.48, शाबाश, जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी, टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का था, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। और हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू बतानी थी, तो देखिए इस तरह से इसने सॉल्व होना था। मैं पहले यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ। आपने यहाँ पर देखें कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू यूज होनी थी, और वो आप लोगों ने सॉल्व करना था कुछ इस तरह से। 100,000 इंटू, अब देखें पहला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, बल्कि इसी तरह से ये 1 + 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और पावर में ये फॉर 2 इयर्स था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये इसकी इक्वेशन बन जानी थी। और आंसर आ रहा है हमारे पास 137,013। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सुने जरा। मिस्टर राशिद इन्वेस्टेड ₹60,000, इन्वेस्ट किए तो मतलब ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, बट फाउंड दैट हिज इन्वेस्टमेंट वाज लूजिंग 6% ऑफ इट्स वैल्यू पर एनम। तो ये हमारे पास लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। कितने अरसे के लिए? 2 साल के लिए। कहते हैं 2 साल तक मैंने इसको रखा। आफ्टर 2 इयर्स he decided to pull out, what was left? तो पहले तो ये फाइंड करो ना कि 2 साल के बाद अमाउंट बाकी कितनी बच गई, वो उसने वहां से अब निकाल ली। तो लाजमी बात है 60,000 तो नहीं मिला, तो क्या 60,000 से ज्यादा अमाउंट होगी? नहीं, कम अमाउंट होगी। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं द इन्वेस्टमेंट, जितना भी बचा था वो उसने निकाल लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया एक और जगह पर, जहां पर उसे 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड। अब कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर से क्या मुराद है? सेमी एनुअली, एम की वैल्यू दो। ही वुड रिकवर हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन द डैश ईयर आफ्टर इन्वेस्टिंग एट, तो अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो कितने अरसे में जाके कवर करेगा? तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या थी? 60,000। तो अगली इन्वेस्टमेंट के लिए 60,000 उसकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी। पहली इन्वेस्टमेंट के लिए 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट, उसने इन्वेस्ट किया 60,000, 1 - 6%। अच्छा, इधर 6% के साथ ना उसने बताया नहीं है कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे है या कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। इस फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे सेकंड वाली के साथ देखे ना, तो उसने आपको बता दिया था कि कंपाउंड तो ऐसा ही है। तो जब फर्स्ट वाले के साथ नहीं बताया, तो इसके साथ हम सिंपल इंटरेस्ट ही यूज करेंगे कि 6% सिंपल इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट किया होगा।
तो 6% मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या बच जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी? 2 साल के बाद उसके बाद ये वैल्यू आ गई आफ्टर लूजिंग एट द रेट ऑफ 6%। ये वाली अमाउंट उसने उठाई और इन्वेस्ट कर दी एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली रेज टू पावर टी मल्टीप्लाइड बाय 2। टी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू कब तक हमने इसको इन्वेस्ट करना है अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तक, तो वो इसके लिए फ्यूचर वैल्यू बनेगी। तो आप देखें यहां से आपके पास टी की क्या वैल्यू आ रही है 96 नहीं गलत बात। जो आंसर आ रहा है वो बता देना मुझे। मतलब तुक्के लगा रहे हैं 4 3 2 5 कहीं तो सर कहेंगे ठीक है 3.22 तो ये 4th ईयर बनता है, ये 3rd ईयर नहीं है। 3 इयर्स अगर आप लोग पूरे करें तो 60,000 नहीं बनते। 0.22 तो चौथा साल नहीं शुरू हो जाता। तो आपने यहां पर जाकर 3 को नहीं टिक कर देना, आपने 4th ईयर को जाकर टिक करना है कि भैया आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी इन 4th ईयर। ऑलराइट। अच्छा 5.50 बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या आपके पास ना डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, उनके इफेक्टिव रेट्स को बेस बनाकर आपने डिसीजन लेना है। आज आप लोग क्या हैं, राशिद वांट्स टू ऑब्टेन अ बैंक लोन, तो जिसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा आपने लोन उससे जाके लेना है। बैंक के ऑफर और नॉमिनल रेट 14% कंपाउंडेड, जरा जल्दी से इसका इफेक्टिव रेट फाइंड करें। 14% कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट फाइंड करें 14 पॉइंट फ्रॉम बैंक के, मतलब यहां पे लिख देते हैं 14.93%, ये इसका इफेक्टिव रेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वन इज बैंक बी, नॉमिनल रेट ऑफ 14.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाँ जी, इसका इफेक्टिव रेट फाइंड करें 15.31%। फिर सी का है ही इफेक्टिव रेट एज इट इज, इसको आके लिख लें। अब अगर आप लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मुझे वैल्यूज ठीक बताई हैं। अच्छा अब देखें विच ऑप्शन ही शुड प्रेफर इफ ऑल अदर टर्म्स आर द सेम। तो हम लोग लोन ले रहे हैं तो किससे लोन लेंगे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बैंक सी, इसके ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऑल राइट 5.51 जी, जल्दी से जरा सॉल्व करके दें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये 5.51। अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन अक्सर बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। क्या उसने आपको बताया 2% यह उसका रेट है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता एम्प्लॉयज के ऊपर। अब क्या है ये हमारे पास, इनिशियली हमारे पास 500 एम्प्लॉयज हैं, 2% के साथ ग्रोइंग रेट है ये हमारे पास कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे 2% ईच ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। कहते हैं हाउ मेनी एम्प्लॉयज इज इट एक्सपेक्टेड टू हायर ड्यूरिंग द नेक्स्ट। तो आप लोग जैसे ही जाकर इसको इस तरह से सॉल्व करते हो 5 × 1 + 2% रेज टू पावर 5, आंसर आ जाता है 552 और आप जाके टिक कर दें तो आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा कि 5 साल बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। उसने आपसे क्या पूछा है कि विद इन 5 इयर्स कितने न्यू एम्प्लॉयज हायर करें। तो भाई 500 तो पहले से मौजूद हैं, उनको दोबारा थोड़ी ना हायर करना है। तो हायर कितने करेंगे 5 सालों के अंदर, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो तो आंसर आएगा हमारे पास, ये इसका करेक्ट आंसर है। गॉट इट। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप खुद मुझे फाइंड करके दें, क्योंकि यही मिस्टेक कॉमन है। फिर देखें नेक्स्ट, population of a country is growing exponentially at the rate of
2%, हाउ मच टाइम दिस पॉपुलेशन विल टेक? तो अब हम लोग ने क्या करना है, 200 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर 2% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब जाकर ये टाइम फाइंड कर लें, देन टी इज इक्वल टू, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ग्रोइंग 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कैपिटल में इंक्रीज भी बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक ही है। प्रेजेंट कैपिटल इतना है हमारे पास, तो 12 साल के बाद कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, बता देंगे आप लोग। एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉल्स फ्रॉम 12 टू, मतलब इनिशियली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था ना वो 12% था, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिक्रीज आ गया और वो 12 से चला गया 8 पर। कहते हैं हाउ मच मोर बी डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट टू हैव ₹600,000 इन ए बोथ रेट्स आर कंपाउंडेड। अब हुआ क्या कि भाई मुझे ना 5 साल के बाद 6 लाख रुपए की जरूरत है। अब मेरी जरूरत कम नहीं हो सकती। मैं बैंक वालों के पास गया, मैंने उनसे कहा, जब मैं गया ना उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा था। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 5 साल के बाद 6 लाख रुपए चाहिए, बताएं आपके अकाउंट में मैं कितनी अमाउंट आज डिपॉजिट करूं कि आप लोग मुझे 5 साल के बाद 6 लाख रुपए दे दें। उन्होंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस की, तो उन्होंने ना इस 6 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की। तो जैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई 600,000 इंटू 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर। अब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखें वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3350। तो उन्होंने कहा कि जनाब आज अगर आप हमें इतनी अमाउंट पे कर देते हैं ना, तो हम आपको 5 साल के बाद 6 लाख रुपए दे देंगे। मैंने ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दी उनको और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर वापस आया तो उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो अब 8% के मुताबिक वो कहते हैं अगर आप जाएं तो आप कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस चीज का फर्क क्या पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो अमाउंट आप डिपॉजिट करके गए हैं ना, 5 साल के बाद उसके मुताबिक आपको 6 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। मैंने पूछा भाई कितनी अमाउंट। अब उन्होंने दोबारा से कैलकुलेशन की, क्योंकि मेरी जरूरत तो कम नहीं होने वाली ना, 600,000 इंटू 1 प्लस, अब उन्होंने 8% के मुताबिक कैलकुलेशन की। तो देखिए अब वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 4053। उन्होंने कहा आपके अकाउंट में 405338 रुपीज होने चाहिए, जबकि मेरे अकाउंट में हैं कितने। तो मैं उनको एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट जाके डिपॉजिट करूं, ये 70302, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो मैं जाके उनको डिपॉजिट करूं। बात क्लियर, ये था क्वेश्चन। एक मतलब फिर से देख लें इसका सोल्यूशन। बैंक के ऑफर्स 12.25% इंटरेस्ट कंपाउंडेड on its saving account, while bank B offers 12% interest compounded. Which bank offers the higher effective rate? तो कर लेंगे आप लोग। Mr. X borrowed this amount at this rate of interest per annum compound interest. At the end of 3 years, the money was triple along with money was repaid along with the interest accrued, the amount of interest paid by him. तो आपने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करके दे देनी है बस। फॉर 3 इयर्स जो भी इंटरेस्ट बनेगा आप वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं। दाऊद हैज टू रीपे अ लोन along with interest 3 years from now. The amount payable after 3 years is, अब ये फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी और इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है।
फिर कहते हैं द अमाउंट ऑफ लोन प्रेजेंटली एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और आपको यहाँ पर उसने टाइम भी बता दिया था। फ्यूचर वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, रेट की कंपाउंडिंग है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग फाइंड करके दे सकते हैं। इन क्वेश्चन में अब कोई मसला नहीं है सच। नेक्स्ट वन इज 5.58, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का आ जाता है कि ऊपर सेमी एनुअल था और यहाँ पर क्वार्टरली आ जाएगा, तो क्वार्टरली के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बैंकर्स इंटरेस्ट टू नियरेस्ट पैसा, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, आप अमाउंट फाइंड करके दे सकते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ लोन इज ऑफ ₹2800 आफ्टर 3 years, द लोन कैरीज इंटरेस्ट इतना, तो मेच्योरिटी वैल्यू से मुराद होती है उसकी फ्यूचर वैल्यू। अभी आपको याद होगा जब मैं आपको ये पढ़ाने लगा तो मैंने यहाँ पे कहा कि ये मेच्योरिटी डेट है, तो मेच्योरिटी डेट मतलब फ्यूचर की वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करके देनी है। टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। अच्छा भाई यहाँ पे जरा रिलेशनशिप देख लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का रिलेशनशिप। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आपने एक फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन कर ली, अब अगर मैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% कर दूं तो फ्यूचर वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज करने से फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एंड फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या मतलब है इसका कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो फ्यूचर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप, क्या मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज करने से प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज करने से प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने 5.54 प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड की थी, 12% पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की तो वैल्यू आ गई 335036, जबकि हमने जब इसको 8% पे फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 405338। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम करने से प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप। गॉट इट? अच्छा अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट रेट है तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, तो अब क्या करेंगे हम इसको डाउनवर्ड, इंक्रीज करना है तो डाउनवर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए ए बारो, a borrower has agreed to pay this in 9 months at 10% simple interest. How much did this borrower receive? प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करके देनी, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस चीज का आ गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए आप इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करके दे सकते हैं। जी 5.62 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह और थोड़े बहुत न्यू कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।